कल हमने अध्ययन किया था सारणिक के प्रगुण। तो उसमें हमने 7 प्रगुण कल हमने लिया था, जिसमें जो 7वां प्रगुण है उसका प्रयोग ज़्यादा है, उस प्रगुण का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उस प्रगुण में आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 2 प्रगुण और हैं, प्रगुण नंबर 8 और प्रगुण नंबर 9। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो भी इसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। प्रगुण नंबर 8, इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ नहीं है, तो भी कुछ कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है। यदि किसी सारणिक डेल्टा के चर x वाले अवयव x में बहुपद हो, और x के स्थान पर a लिखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस a सारणिक डेल्टा का एक गुणनखंड होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं इस प्रॉपर्टी का। ये सारणिक हमारे पास x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 और ये 1। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, यदि किसी सारणिक डेल्टा के चर x वाले अवयव x में बहुपद हो, x में क्या हो, जैसे ये देख रहे हैं x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x में बहुपद हो, और x के स्थान पर a लिखने पर, a यहाँ पे कोई नंबर है, ये यहाँ पे क्या है, कोई x के स्थान पे a लिखने पर
ये डेल्टा मतलब क्या है, सारणिक का मान शून्य हो जाता है तो x माइनस ए डेल्टा का एक गुणनखंड होगा। आप लोग 9वीं में शेषफल प्रमेय पढ़े, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अगर हम बहुपद में अगर कोई चीज रखते हैं, जैसे x बराबर 2 रखे, x बराबर क्या रखे, 2 रखे, और वो मान अगर शून्य हो जाता है तो x ऋण 2 क्या होता है, उसका एक गुणनखंड होगा। जस्ट लाइक दिस, उसी तरीके से अगर अब देखिए मैं इसमें x के स्थान पे क्या रखूं कि ये सारणिक का मान शून्य हो जाएगा, 1। वेरी गुड। यदि x बराबर 1 रखता हूं, x बराबर क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो ये हमारा सारणिक हो जाएगा 1 ऋण 1 1 ऋण 1 2 1। तो ये हो जाएगा, इधर ले लेते हैं, 1 ऋण 1 0 0 2 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि आप प्रॉपर्टी नंबर 1 जानते हैं, प्रगुण नंबर 1 क्या कहता है, प्रगुण नंबर 1 ये कहता है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या है, 0 है, तो उस सारणी का मान क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। तो ये इसके दोनों अवयव क्या है, 0 है, तो सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब हम किसको रखें यहाँ पे, 1 को रखे हैं। किसको रखे हैं हम यहाँ पे, 1 के रखे हैं, 1 को रखे ना, तो हमें ये सारणी का मान क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। 1 मतलब क्या हो गया, a बराबर क्या हुआ, a। तो ये हो जाएगा हमारा ये x माइनस 1 x ऋण 1 इस सारणिक का क्या होगा, गुणनखंड होगा। सारणिक का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो इसको और एक बार और देख लेंगे, आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसमें क्लियर है ना ये, ठीक। इसका वैसे अभी हमारे किताब में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन कुछ कंपटीशन एग्जाम में काम आ सकता है, इसलिए हमको अपने नॉलेज में रखना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, आगे चले। प्रगुण नंबर 9, किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सखंडों, स्तंभ के अवयवों के सखंडों के गुणनफल, अवयवों के सखंडों के गुणनफल का योगफल शून्य होता है। हल का योगफल शून्य होता है। देखिए हमारे पास एक सारणिक है, द्वितीय कोटि का सारणिक लिया मैंने, 2 1 3 4।
अब देखिए यहाँ पे सखंड के बारे में मैं बता चुका हूँ, सखंड क्या होता है करके। हमारा ये जो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, देखिए किसी पंक्ति या स्तंभों के, किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयव और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सखंडों के गुणनफल का योग क्या होता है, शून्य होता है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहां पे हम A11 लेते हैं। A11 क्या चीज है भाई, किसको निरूपित कर रहे हैं, अवयव को क्या बता रहे हैं। हमने पहले बताया था कैपिटल ए को हम सखंड, किसको निरूपित कर रहे हैं, सखंड को। ठीक है, अब सखंड हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या बताया था, अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में, उसको क्या कर दो, छोड़ दो। कौन सी पंक्ति में है, पहले पंक्ति में। पहले पंक्ति को छोड़ दिए, पहले स्तंभ को, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्या बचा, 4, एक और एक क्या होगा, 2। सम वाला में धनात्मक मिलेगा और विषम वाला में, ये द्वितीय कोटि का हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या मिलेगा, एक प्लस का 4, धन का 4, ये इसका मिला, क्या मिला, सखंड। अब देखिए A12, इसका सखंड क्या होगा बताएंगे आप। A12 का ये छूटेगा, ये छूटेगा, -3, ये हो गया। ठीक, हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है, किसी पंक्ति स्तंभ के अवयव किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सखंडों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। देखो अब हमने इसका क्या निकाला, सखंड निकाला। इसका हमने क्या निकाला, कौन सी पंक्ति का, प्रथम पंक्ति का सखंड निकाला। अब हम क्या करेंगे, वहां पे हम अन्य पंक्ति लिखा है, इसमें देखिए अन्य पंक्ति क्या लिखा है, अन्य पंक्ति। अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों के सखंडों के, मतलब इसको अन्य पंक्ति ले लो। ये अवयव लिए, ये पंक्ति लिए, एक पंक्ति के अवयव और दूसरे के सहखंड, दूसरे के सहखंड। ठीक है, हमने ये दूसरा पंक्ति लिया, दूसरा पंक्ति का पहला अवयव क्या है, 3 है। ठीक, और इसका हमने क्या लिया, सखंड लिया। इसका हमने क्या लिया, सखंड लिया। ये हमने सखंड लिया। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति स्तंभ के अवयवों के सखंडों का गुणनफल का योगफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हम इसका सखंड लिए और इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने इसका क्या लिया, सखंड लिया, इससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो प्लस उनका योगफल है ना उसका, तो ये हो जाएगा 1 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 4। ठीक है ना, ये अवयव और इसका सखंड, ये अवयव और इसका सखंड, तो इसका सखंड कितना है, -3। ये देखो 4 दिया 12, 4 दिया 12, बराबर कितना आया, 0। इसका योगफल क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं ना। हम एक का क्या लिए, सखंड लिए, और उस सखंड में हमने दूसरे के संगत अवयवों का हमने क्या किया, गुणा किया, वो योगफल हमें क्या मिलेगा, 0। ये प्रॉपर्टी कहता है। ठीक, ये कुछ एग्जाम में ये काम आ सकता है, जैसे कि पीटी वगैरह हो गया, AIEEE हो गया, उस तरह के एग्जाम में ये काम आ सकता है।
कल हमने सरणी का प्रसार भी देखा था, परसों देखा था शायद, और कल हमने प्रगुण पढ़ा। तो उसमें जो प्रगुण नंबर 7 जिसके बारे में मैंने कहा था कि उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा करके, उसको हमें और एक बार और हम उसको थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल ले रहा हूँ, वो सवाल को मैं साधारण तरीके से प्रसार किया था, पर अब मैं उस प्रॉपर्टी के द्वारा, प्रॉपर्टी नंबर 7 के द्वारा हम उसको हल करेंगे उसी सवाल को। ये प्रश्नावली 1.8 का है, ये नवबोध का किताब है। इसका पहला क्वेश्चन है, डेल्टा बराबर पहले पंक्ति का अवयव 1 2 3, दूसरे के 4 5 6, फिर 7 8 9। ठीक है, जब हम किसी सारणी को हल करते हैं, उसका प्रसार ज्ञात करते हैं। यहां तो देखिए आंकड़ा छोटा है, मान क्या है, छोटे हैं, मान बड़े नहीं हैं, तो आप सीधा सीधा प्रसार कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज का, प्रगुणों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें जल्दी रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा और गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम या तो मानों को छोटा करते हैं या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जीरो प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि हमें एक ही पंक्ति में या एक ही स्तंभ में हमें 2 जीरो मिल जाए। ठीक है, 3 जीरो कभी मिलेगा जब हमको जीरो सिद्ध करना होगा। 3 जीरो मिलोगे तो वैल्यू तो जीरो आएगा ना। वैसी स्थिति हमको तभी लाना है जब हमको जीरो सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखो इस सवाल को मैं सीधा सीधा प्रसार करके बता चुका हूँ ना। इसको मैंने R1 के सापेक्ष क्या किया था, प्रसार किया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार और देख लो, R1 के सापेक्ष कैसे प्रसार करते हैं। पहला अवयव लिए, ठीक, उसका संगत उपसारणिक, उसे गुणा में संगत उपसारणिक। संगत उपसारणिक में क्या आएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 5 6 8 9 ये। फिर उसके बाद ये प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस फिर माइनस, फिर दूसरा अवयव, फिर उसका संगत उपसारणिक 4 6 7 9, 4 6 7 9, फिर प्लस। ये प्लस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस माइनस प्लस ऐसा चलेगा, प्लस 3, ये इसका उपसारणिक क्या होगा, 4 5 7 8, 4 5 7 8। देखिए अब इसके बाद इसको आप कैलकुलेट करोगे। ये कौन सी कोटि की सारणिक है, द्वितीय कोटि के। आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसका मान निकालोगे। तो ये जो स्टेप मैंने लिखा है अभी समझाने के लिए लिखा है। अब जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये स्टेप लिखने की आपको जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, सीधा ऐसा लिखोगे, एक है ना। अब उसके बाद ऐसा देखोगे, ये इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति आएगा जहाँ पे लिखेगा, लेकिन आप इसको सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये होगा, ये कितना हो जाएगा, 5 ने कितना हो जाएगा, 45। ये फिर माइनस लेना है, फिर क्या लेना है, माइनस 8 6 48। ये तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। ये अभी केवल आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जब आप अच्छा इसमें आपकी पकड़ बन जाएगी तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। आप सीधा यहाँ पे आ जाइए, फिर -2। अब देखिए ये इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, आपका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। ठीक, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, ये मुख्य विकर्ण होगा। जब भी आपको कंफ्यूजन होता है
कि हम किधर से किधर गुणा करें, तो आप पहले उसका द्वितीय कोटि का सारणिक बना लो। क्या बना लोगे? द्वितीय कोटि का। उससे आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा हमको किधर कौन सा मुख्य विकर्ण करके। कई बार बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं किधर से किधर इंटू करना करके। तो वहाँ पे आप द्वितीय कोटि का सारणिक बना लो, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ये 4 निया कितना हो जाएगा? 36 है ना, 36 फिर माइनस 7 जगह 42, ये फिर प्लस 3 32 माइनस 35। इधर आगे आप कैलकुलेट कर लेंगे, पहले भी कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, आगे कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम प्रॉपर्टी का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमको देखना है। आपका जो प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है? प्रगुण नंबर 7 यह कहता है कि हम किसी पंक्ति के अवयव में जो बात पंक्ति के लिए है वो बात किसके लिए रहेगा? जो है ना, जो नियम पंक्ति के लिए वो नियम किसके लिए रहेगा? स्तंभ के। हम प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या पढ़े हैं? हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी पंक्ति के किसी अवयव में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति के संगत अवयव में अगर हम जोड़ दें या फिर क्या कर दें, घटा दें, तो उस सारणिक का मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम प्रगुण के द्वारा इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? प्रगुण का इस्तेमाल करने से हमारा काम इजी हो जाता है और इसमें गलतियां होने के चांसेस कम रहती। बड़े जितना आप कैलकुलेशन करोगे तो गलतियां होने के चांसेस उसमें बढ़ जाती है और इसमें हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी और फास्ट हो जाता है। देखेंगे, अब हम प्रगुण इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ C3। मैं संक्रिया कहाँ पे लगा रहा हूँ? C3 में। संक्रिया कहाँ पे लगा रहा हूँ? ये प्रगुण नंबर 7 ही है ना, प्रगुण नंबर क्या है? 7 है। C3 में मैं घटा दे रहा हूँ C2 को। अब वहां पे एक शब्द छुपा हुआ है, किसी संख्या से गुणा करके। क्या लिखा हुआ है? अब भाई यहाँ पे हम कोई गुणा नहीं कर रहे हैं, कोई गुणा नहीं कर रहे हैं, मतलब किसका गुणा हो रहा है? 1 का, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो आप 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता समझने के लिए। उसमें एक चीज थोड़ा सा बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, किसी संख्या से गुणा कर खाली, मतलब भाई अगर हम ऐसा लिखे C3 प्लस C2, मतलब हम C3 में किसको जोड़ रहे हैं? C2 का। उसको भी समझिए ना, हम 1 का गुणा करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम 2 प्रगुण भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 प्रगुण नहीं, 2 संक्रिया। प्रगुण तो 1 है, संक्रिया 2। अब हम C2 में हम घटा देते हैं, क्या करते हैं? C1। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम संक्रिया किस पे लगा रहे हैं? C3 स्तंभ 3 में। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे C2 को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? C2 को। ये C3, ये समझाने के लिए है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि प्रॉपर्टी में लिखा है कि किसी निश्चित संख्या से गुणा करके जोड़ा जाता है या क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर रहे हैं? 1 का। तो इस तरीके से हमें ये प्रगुण का इस्तेमाल करना है। अब देखिए,
संक्रिया कहाँ कहाँ पे लग रहा है? C3 में लग रहा है और C2 में। C1 में लग रहा है क्या? नहीं। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1 4 7। अब इसमें C2 में हम क्या घटा रहे हैं? C1। ये देखिए 2 - 1 5 - 4 8 - 7 फिर 3 - 2 6 - 5 6 - 5 9 - 8। ये अभी इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैसे अभी हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 1 4 7 2 में गया 1 1 1 1 1 1। अब बताइए, अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा प्रगुण इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई प्रगुण इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। C2 और C3 को देखिए आप, C2 और C3 को देखिए आप, बराबर है, सर्वसम है। ये है हमारा प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 है ये। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है? किसी पंक्ति या स्तंभ के, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के अवयव क्या हो? सर्वसम, सर्वसम हो, तो वो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। देखो ये बराबर है, C2 1 1 1 C3 1 1 1। तो इसलिए ये सारणी का मान क्या होगा? 0 होगा। ये इसको आप लिख सकते हैं C2 और C3 सर्वसम है, सर्वसम है। C2 और C3 क्या है? सर्वसम है, इसलिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा कैलकुलेशन इजी भी हो जाता है और इसमें गलतियां होने की चांसेस कम रहती है। और हमको आगे जो सवाल है उसमें प्रगुण का इस्तेमाल ही करना है, जिनके प्रसार करना है। आंकड़े बहुत छोटे, मान अगर बहुत छोटे तो आप सीधा सीधा प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान बड़े हैं तो वैसे स्थिति में हमें तो प्रगुण का ही इस्तेमाल करना होगा। एक मैं सवाल लेता हूं, सिद्ध कीजिए कि, ये उदाहरण का सवाल है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक पहले पंक्ति का अवयव x + 9 x x x x + 9 x x x x + 9 इज इक्वल टू
243 इंटू एक्स प्लस 3, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे इस सवाल में आप देख रहे हैं कि एक कुछ समानता आपको दिख रही है। यहाँ पे x प्लस 9, विकर्ण में x प्लस 9 है। या पहले पंक्ति पहले अवयव, दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव क्या है, x प्लस 9 है। तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव x प्लस 9 है। तो ऐसे जब भी सवाल हमको मिलते हैं तो उसमें हम एक ज़्यादा करके तीनों का योग हो जाता है, एक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे x प्लस 9 x, यहाँ पे x प्लस 9 x प्लस 9। ऐसे जब स्थिति आती है कि विशेष हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अब देखिए हम सबसे पहले जब इसको हल करते हैं तो पहले हम लिखे हल। जो सारणी हमें दिया है उसको पहले हम डेल्टा सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं उसको? डेल्टा। माना कि डेल्टा बराबर x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। अब तीनों स्तंभों को अगर आप जोड़ोगे, जैसे यहां पे देखिए C1, हम संक्रिया कहां पे लगा रहे हैं? C1 पे, पहले पे। C1 पे हम क्या कर रहे हैं? तीनों को जोड़ रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 के जो अवयव होंगे सब एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। होंगे, सब एक जैसे होंगे। एक विशेष हमें रिजल्ट मिलता है, एक विशेष रिजल्ट मिलता है। तो उसको फिर हम आगे उसको कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब हम ये इसमें प्लस कर रहे हैं, कहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम? C1 में। x प्लस 9 प्लस x प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। ये देखिए, इधर मिटा देते हैं। अब देखिए डेल्टा इक्वल टू, ये क्या मिलेगा हमें? 3x प्लस 9, 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 x प्लस 9, x प्लस 9। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमें सिद्ध करना है वो चीज़ के हिसाब से हमें संक्रियाओं का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो हमें सिद्ध करना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? देखो इसमें सभी में 3x प्लस 9 है, तो इसको हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे? C1 से 3x प्लस 9 उभयनिष्ठ लेने पर, C1 से 3x प्लस 9
उभयनिष्ठ लेने पर तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा इक्वल टू, ये इसको उभयनिष्ठ निकाल लो, 3x प्लस 9, यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, x प्लस 9, x प्लस 9। यहाँ पे हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, क्या प्राप्त करने का, शून्य प्राप्त करने का। हम ऐसी कौन सी संक्रिया लगाएं कि आंकड़ा या तो छोटा हो जाए या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। ज़रा देखिए हम कैसे पंक्ति में भी संक्रिया लगा सकते हैं और स्तंभ में हम कैसे संक्रिया लगाएं कि हमें यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा शून्य प्राप्त हो जाए। एक ही पंक्ति में या एक ही स्तंभ में 2 शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में 2 शून्य प्राप्त हो जाते हैं तो इसको आप R2 और R1 को क्या हमें शून्य प्राप्त हो सकता है? कैसे किया जाए? R2 में हम क्या करें, R1 को घटा दें। R2 में हम R1 को क्या करें, घटा दें। तो संगत अवयव घटेंगे ना, एक में इस एक में 1 घटेगा, क्या आएगा 0, x में x घटेगा, क्या आएगा 0 आएगा। ये संगत अवयव घटेंगे यहाँ पे तो 2 0 मिल जाएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा 0 मिलेगा जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में, उसी के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, उसको प्रसार कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा ही रिजल्ट। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये मान के चलिए कि हमने कुछ गलती किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम संक्रिया लगाते हैं। हम संक्रिया लगा रहे हैं R2 पे, R2 माइनस R1। दूसरी पंक्ति में हम क्या कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति को घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9, 1x, अब 1 माइनस 1, x प्लस 9 माइनस x माइनस x, फिर ये हो जाएगा तीसरा पंक्ति 1x प्लस 9। इसलिए डेल्टा बराबर 3x प्लस 9, 1x, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस x प्लस x कैंसिल हो जाएगा, 9 ये क्या हो जाएगा 0, 1x प्लस 9। तो हमें 2 0 मिल गया। कौन सा पंक्ति में मिला, R2 में मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे R2 के सापेक्ष क्या कर देना चाहिए, प्रसार कर देना चाहिए। क्योंकि ये 0 है तो उसके साथ जो भी नंबर का गुणा होगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी इसके साथ जो भी नंबर का गुणा होगा वो क्या आएगा, 0। तो हमें किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए, जहाँ पे ज़्यादा 0 रहते हैं उसी के सापेक्ष प्रसार कीजिए, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लिखेंगे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर
R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये हो जाएगा डेल्टा बराबर, यहाँ पे 3 कॉमन निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, x+3 चाहिए। 3 यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x+3। अब देखिए ये है ऐसा R2 के सापेक्ष, तो यहाँ पे ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस से होगा कि माइनस से होगा, माइनस से होगा। वेरी गुड, माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस, विषम वाले में माइनस, अगर वो माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो अल्टरनेट चलेगा, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा माइनस। अब देखिए ये हो जाएगा 0, और 0 के साथ जो भी नंबर का गुणा होगा वो क्या होगा 0 आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये यहाँ पे माइनस, माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे ये छोटा माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे माइनस, इसको ठीक से लिख देते हैं माइनस, फिर ये 0, ये फिर उसके बाद क्या जाएगा प्लस, प्लस 9। अब ये इसका उपसारणिक, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या बचेगा 1x प्लस 9, तो इसका इससे इंटू होगा, x प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस 9, फिर माइनस ये छूटेगा, और है ना ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 1 इंटू एक्स, माइनस क्या हो जाएगा x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लस 0, तो माइनस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, माइनस, और ये हो जाएगा हमारा, ये 0 के साथ जो भी नंबर आएगा उसका इंटू होगा तो क्या आएगा 0 ही होगा। ये डेल्टा इक्वल हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, 0 प्लस 9, माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इंटू 9 माइनस 0, डेल्टा इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 3, और ये हो जाएगा 9 81, तो बाकी सब 0। अब ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू 81 गुणा 3 आ गया 243, 243 x प्लस 3 प्रूव्ड। तो हमको सवाल के आधार पे जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उसके आधार पे हमें संक्रिया लगाना है, सिचुएशन के आधार पे। तो ये सब चीज़ अभ्यास से आएगा, आप सवाल बनाते रहोगे तो फिर आपको आइडिया होते जाएगा कहाँ पे हमें कैसे संक्रिया का इस्तेमाल करना है। इसमें मुख्य बात यह होती है कि हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में 2 जीरो आ गए तो हमारा काम क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप सही कैलकुलेट आपने किया है, अब 2 जीरो आपको किसी पंक्ति या स्तंभ में मिल गया तो उसी के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, जो भी प्रूव करना है आएगा ही। अगर कहीं पे मिस्टेक है तो फिर आंसर तो नहीं आएगा। तो इन सवालों को आपको और अच्छे से अभ्यास करना है, तब आपको ये संक्रिया कैसे लगाना है ये आपको पता चलेगा। और इस पे ऐसा कोई एक निश्चित कोई फार्मूला या कोई नियम नहीं है संक्रिया के लिए कि हम एक कोई निश्चित संक्रिया लगाते जाएं, ऐसा नहीं है। वो किस पर डिपेंड करेगा, सवालों पे, जो हमें सिद्ध करना है कैसा सवाल है उसके आधार पे वो हमें संक्रिया का इस्तेमाल करना है।
और फिर उस सवालों को हल करना है। और ये सब चीज़ आपको अभ्यास से प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।